जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हिमाचल की सियासत की जब हम बात करते हैं तो सियासी संग्राम लगातार जारी है। राज्यसभा चुनाव के बाद से हिमाचल में सुक्खू की कुर्सी संकट में नजर आ रही है। बागी हुए कांग्रेस के विधायक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स सरकार पर किसी भी खतरे से साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में चुनौतियां तो तमाम है, लेकिन इन चुनौतियों से आलाकमान कैसे पार पाएगा ये देखना होगा। रिपोर्ट देखिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं था और कांग्रेस ने जो सियासी एजेंडा सेट किया उसके लिए मात्र यही एक विकल्प था? कांग्रेस का सियासी गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर का फैसलों वाला बयान सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुक्खू सरकार की नींव हिला दी है, तो इसका खामियाजा तो उन्हें उठाना ही पड़ता। आखिर हुआ भी वही। कहते हैं विकल्प कभी खत्म नहीं होते, खास बात तब जब बात सियासी हो। तो हिमाचल में सत्ता बचाने के लिए कुछ ऐसा ही कदम कांग्रेस का दिख रहा है। इन आंकड़ों से समझिए। 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा में अब कुल 62 विधायक बचे हैं, यानी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा अब 32 है। 6 की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़ों से 2 ज्यादा है। ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। निश्चित तौर पर हम जनता की सेवा के प्रति जवाबदेही है, अपना दायित्व जनता के प्रति हमें निभाना है। देखिए, जिस दिन से उन्होंने पार्टी के खिलाफ धोखा दिया है और अपने ईमान को बेचा, मेरा उनसे कोई संपर्क कभी दरवाजे बंद हो गए उनके? हमेशा राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। बागी विधायक हिमाचल में गेम चेंजर साबित हो सकते थे। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए नंबर बड़ा मायने रखता था। लिहाजा कांग्रेस ने पहले गेम का ब्लूप्रिंट बनाया, फिर तैयारी के साथ मैदान में आए। ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में अवेलेबल नहीं थे, हाउस में हम दोनों दिन अवेलेबल थे। कोई सुनाई नहीं की गई, बिना सुनाई किए ये फैसला सुनाया गया। मुझे लग रहा है कि स्पीकर साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और दबाव के कारण ही फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का और कांग्रेस हाईकमान का दबाव स्पीकर साहब पर रहा होगा कि भाई आप इनको जो है, ताकि एक दबाव की एक राजनीति जो है हो सके। देखिए, मैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया। जिस प्रकार की इनने धांधली इस विधानसभा सत्र के दौरान, शब्द मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख करके विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से किया है, बजट पारित करने के लिए, यानी कि सरकार को बचाने के लिए विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना, ये कभी नहीं हुआ। और बजट जिस दिन पारित होना उस दिन पहाड़ पर छिड़े सियासी संग्राम में फिलहाल कांग्रेस को राहत मिल गई है। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि कलहा अंदर है और खतरे में सुक्खू की कुर्सी है, जिसे लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी एक परिपक्व नेता नहीं है। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू परिवार में पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। ये बयान दिया है सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। राहुल पर बृजभूषण शरण सिंह का ये हमला। राहुल गांधी दुर्भाग्य से नेहरू परिवार में पैदा हुए। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं।
राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए, राजीव जी उनके पिता हैं, लेकिन राजनीति की समझ उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। राहुल जी एक गैर जिम्मेदार नेता हैं, अपरिपक्व नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हुए, राजीव जी उनके पिता हैं, लेकिन राजनीति की समझ उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है और पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। तो कल देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर चला और उस बैठकों के दौर के दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। देर रात तक हुई इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उन्हें फाइनल कर लिया गया है और आज उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई थी और उस बैठक के दौरान 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया और अब उनका ऐलान हो सकता है। मिशन 400 पार मेगा मंथन, तीसरी पारी की ताबड़तोड़ तैयारी। पीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, पहली लिस्ट में सरप्राइज मुमकिन। मिशन 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में कूदने को बीजेपी तैयार है। कल देर रात तक पीएम मोदी की अध्यक्षता में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में राज्य दर राज्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यों में सीट दर सीट उम्मीदवारों के नामों और समीकरणों की चर्चा की गई। सुबह 3:15 पर बैठक खत्म कर पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी है। हारी हुई सीटों पर बैठक में मंथन किया गया। महिलाओं को इस बार ज्यादा टिकट मिलना मुमकिन है। साथ ही कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में दिल्ली की सभी सीटों पर, यूपी की 50 सीटों पर, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर, छत्तीसगढ़, केरल की सभी सीटों पर और राजस्थान की 20 सीटों पर चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में जिताऊ उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। यूपी की करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। पहली सूची में करीब 25 से 30 नाम सामने आ सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 5 सीटें छोड़ेगी, जबकि 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इनमें से 74 पर बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि 1 सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अपना दल एस और राष्ट्रीय लोक दल के लिए बीजेपी 2-2 सीटें छोड़ेगी, जबकि सुभाषपा को बीजेपी 1 सीट देगी। वहीं तेलंगाना में 3 सांसदों को दोबारा टिकट मिलना लगभग तय है। जी किशन रेड्डी, बंदी संजीव कुमार और अरविंद धर्मपुरी को टिकट मिलना तय है। पहली सूची में तेलंगाना में 4 से 5 नामों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में हो रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक रात 11 बजे से शुरू हुई और सुबह 3:30 बजे तक बैठक चली। इस बैठक में
कई राज्यों के नामों को लेकर चर्चा की गई। कुल मिलाकर 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नामों की चर्चा की गई। और जहां तक सूत्र बता रहे हैं, जो पहली सूची आएगी उसमें 120 से 150 नाम हो सकते हैं। पहली सूची में कई बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, गृह मंत्री अमित शाह का नाम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग आधी सीटों पर नामों की चर्चा की गई। जो पहली सूची जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें लगभग 20 से 25 नाम उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात किया जाए तो फिलहाल दोबारा से यानी उसमें अभी उस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई है। और कई ऐसे राज्य हैं जिनमें लगभग नाम आधे तय हो चुके हैं। जाहिर है बीजेपी और एनडीए के लिए मिशन 400 पार का लक्ष्य कठिन है, लेकिन इस कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी गहन रणनीति बनाकर मैदान में उतरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और विशाल हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बैठक तो समाप्त हो चुकी है देर रात, लेकिन अब इंतजार है कि क्या पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जारी की जाएगी? क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए